तो आज हम लोग सल्फ़र डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाने की पहले विधियां देखेंगे, मेथड्स ऑफ द प्रिपरेशन। तो सबसे पहले देखिएगा, जो पहला विधि दिया है ये प्रयोगशाला विधि भी है, इसे प्रयोगशाला विधि कहते हैं। तो किसी भी धातु सल्फाइड की अभिक्रिया अगर हम सांस सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो किसी धातु सल्फाइड, देखिए यहाँ पर उदाहरण लिया गया है सोडियम सल्फाइड की अभिक्रिया सांस सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर सोडियम सल्फेट, जल और सल्फ़र डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। ये प्रयोगशाला विधि है। दूसरा, सल्फ़र को अगर हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तब सल्फ़र डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए S+O2 बराबर SO2। तीसरा, सल्फाइड अयस्कों के भर्जन से, भर्जन इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी अयस्क को जब वायु की उपस्थिति में बिना पिघलाए गर्म करते हैं तो उसे हम भर्जन कहते हैं। तो किसी भी सल्फाइड अयस्क को, जैसे यहाँ पर आयरन पायराइट लिया गया है FeS2, इसको आयरन पायराइट बोलते हैं। इसका जब भर्जन किया जाता है, मतलब वायु की उपस्थिति में जब गर्म किया जाता है परावर्तनी भट्टी में, तो फिर आपका आयरन ऑक्साइड, जिसको फेरिक ऑक्साइड और सल्फ़र डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। और चौथा विधि दिखाया गया है कि कॉपर या सिल्वर की अभिक्रिया अगर हम सांस सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो सल्फ़र डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यहाँ पर दिखाया गया है कॉपर की अभिक्रिया सांस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, तो कॉपर सल्फेट, जल और सल्फ़र डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। तो ये कुछ विधियाँ थी सल्फ़र डाइऑक्साइड बनाने की। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग कुछ इसके गुण के बारे में देखेंगे, सल्फ़र डाइऑक्साइड के गुण। देखिए, जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है वह स्वयं नहीं जलता है, माने ज्वलनशील नहीं है, लेकिन जलता हुआ मैग्नीशियम या पोटेशियम अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड के वातावरण में रखा जाता है तो जो मैग्नीशियम या पोटेशियम है वो जलता रहता है। माने सल्फ़र डाइऑक्साइड के वातावरण में जलता हुआ मैग्नीशियम और पोटेशियम जो है वो जलता रहता है। और अभिक्रिया करके देखिए, जैसे मैग्नीशियम की अभिक्रिया अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड से होता है, जलता हुआ मैग्नीशियम अगर सल्फ़र डाइऑक्साइड के वातावरण में रखा जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड प्राप्त होता है। और हम लोग जानते हैं कि अभी हम लोग इसके पहले पढ़े हैं विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड के बारे में। तो दूसरा आपको देखिए, विभिन्न प्रकार के ऑक्साइड जैसे क्षारीय ऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड, उदासीन ऑक्साइड, इस प्रकार से बताए गए थे कुछ। तो ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये अम्लीय ऑक्साइड है। तो अम्लीय ऑक्साइड का गुण होता है कि वह जल में घुल करके अम्ल बनाता है और क्षार से क्रिया करके लवण बनाता है। इसके पहले इसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है और सोडियम सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है। और अगर क्षार से क्रिया कराया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया कराया जाता है तो ये सोडियम सल्फाइड मतलब लवण प्राप्त होता है और ये जल प्राप्त होता है। तीसरा देखेंगे योगात्मक अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड भी योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। देखिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड क्लोरीन से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिल क्लोराइड SO2Cl2 सल्फ्यूरिल क्लोराइड बनाता है और सोडियम परऑक्साइड से अभिक्रिया करके यह सोडियम सल्फेट बनाता है। देखिए, दो पदार्थ अभिक्रिया करके केवल एक उत्पाद बनाते हैं तो इसको अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। और इसके कुछ और गुण देखेंगे आगे। देखिए, अब अपचायक गुण, ये सल्फ़र डाइऑक्साइड का बहुत महत्वपूर्ण आपका गुण है अपचायक गुण। अपचायक गुण मतलब यह अपचायक की तरह कार्य करता है और विभिन्न पदार्थों को अपचयित करने का काम करता है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए गए हैं कुछ अपचायक गुण के, जैसे यह हैलोजन को हैलोजन अम्ल में अपचयित कर देता है। देखिए, हैलोजन आपका जैसे क्लोरीन है, तो जल की उपस्थिति में जब सल्फ़र डाइऑक्साइड अभिक्रिया करता है तो हैलोजन जो है, हैलोजन अम्ल मतलब क्लोरीन जो है वह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बदल जाता है। तो देखिए, कह सकते हैं ना कि क्लोरीन का अपचयन हो रहा है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का यहाँ पर मुक्त अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या कितना है? 0 है। और अगर HCl में देखा जाए तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो -1 है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि हैलोजन का हैलोजन अम्ल में अपचयन हो रहा है सल्फ़र डाइऑक्साइड के द्वारा। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड यहाँ पर अपचायक का कार्य करता है। उसी प्रकार से यह फेरिक क्लोराइड को फेरस क्लोराइड में अपचयित कर देता है। अब देखिए, फेरिक क्लोराइड
कि जलीय विलयन में अगर सल्फर डाइऑक्साइड हम प्रवाहित करते हैं तो फेरिक क्लोराइड फेरस क्लोराइड में बदल जाता है और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फ्यूरिक अम्ल में बदल जाता है। तो फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड में बदलना क्या है? अपचयन है, क्योंकि FeCl3 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है और FeCl2 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। FeCl3 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 है और FeCl2 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। मतलब ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रहा है, इसलिए कहेंगे कि फेरिक क्लोराइड का फेरस क्लोराइड में अपचयन हो रहा है। इसी प्रकार से यह पोटेशियम परमैंगनेट को पोटेशियम सल्फेट में अपचयित कर देता है। जलीय विलयन में जब सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है तो पोटेशियम परमैंगनेट, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +7 है, यहाँ पर +7 है। और मैग्नीज सल्फेट का अगर हम बात करें तो मैग्नीज सल्फेट में मैग्नीज की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो +7 से +2 हुआ तो अपचयन हो गया। इसी प्रकार से यह अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट को क्रोमियम सल्फेट में अपचयित कर देता है। देखिए अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट मान पोटेशियम डाइक्रोमेट को सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में जब सल्फर डाइऑक्साइड से क्रिया करा जाता है तो जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो क्रोमियम सल्फेट में अपचयित हो जाता है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट का में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या तो +6 आएगा और क्रोमियम सल्फेट में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या देखेंगे तो +3 आएगा। तो +6 से अगर +3 हो रहा है तो मतलब अपचयन हो रहा है। तो ये कुछ इसके अपचायक गुण थे, बहुत महत्वपूर्ण जो है बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। विरंजक गुण मतलब जो किसी पदार्थ के रंग को उड़ा दे, गायब कर दे, उसको हम विरंजक गुण कहते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड में यह गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे सल्फर डाइऑक्साइड जल से क्रिया करके नवजात हाइड्रोजन देता है और यही नवजात हाइड्रोजन रंगीन पदार्थ को रंगहीन करने का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं कि जो सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजक गुण है उसके अपचायक गुण के कारण है। क्योंकि जानते हैं किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का विरंजक गुण जो है उसके अपचायक गुण के कारण होता है। और यह लेकिन जो विरंजक गुण इसका होता है सल्फर डाइऑक्साइड का वह अस्थायी होता है। मतलब अगर रंगहीन पदार्थ अगर रंगहीन हो गया सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा, इस रंगहीन पदार्थ को अगर खुले वायु में छोड़ दिया जाए तो पुनः रंग उसका वापस आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड वह अस्थायी विरंजक का कार्य करता है। इसके साथ साथ यह कहीं कहीं ऑक्सीकारक गुण भी प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर जैसे देखिए यह मैग्नीशियम को मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम सल्फाइड में ऑक्सीकृत कर देता है। यह हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। तो देखिए ऑक्सीकरण हुआ कि नहीं मैग्नीशियम का? मैग्नीशियम यहाँ मुक्त अवस्था में है तो ऑक्सीकरण संख्या 0 है। यहाँ पर MgO में मैग्नीशियम की ऑक्सीकरण संख्या +2 है। तो 0 से अगर +2 हुआ तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हुआ। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीशियम ऑक्साइड में ऑक्सीकरण हो रहा है और मैग्नीशियम सल्फाइड में भी ऑक्सीकरण हो रहा है। और हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर -2 है और सल्फर यहाँ मुक्त अवस्था में है तो 0 है। तो -2 से अगर 0 हुआ तो ऑक्सीकरण हुआ। तो हम कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर में ऑक्सीकृत कर देता है। और उसी प्रकार से यह कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत कर देता है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +2 और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। तो इस प्रकार से कुछ इसके ऑक्सीकारक गुण भी हैं। फिर उसी प्रकार सल्फर डाइऑक्साइड के उपयोग जैसे हम लोग जानते हैं शर्करा और पेट्रोलियम के शोधन में, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण में, विरंजक के रूप में, प्रतिक्लोर मतलब अगर क्लोरीन कहीं पर अधिक मात्रा में हो गया है तो उसको हटाने के लिए हम सल्फर डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, अर्थात यह प्रतिक्लोर के रूप में प्रयुक्त होता है। और परिरक्षक के रूप में जैसे खाद्य पदार्थों का जब परिरक्षण करते हैं, प्रिजर्व करते हैं, तो उसके लिए भी सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर जैसे सल्फर के कुछ ऑक्सी अम्ल, सल्फर के ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं? ऐसे अम्ल जिसमें ऑक्सीजन हो उसे हम ऑक्सी अम्ल कहते हैं। तो सल्फर जो है विभिन्न प्रकार के ऑक्सी अम्ल बनाता है, विभिन्न श्रेणी के ऑक्सी अम्ल बनाता है। जैसे आपका है सल्फ्यूरस अम्ल श्रेणी, मैंने ऐसा ये होगा जिसमें अस आएगा, सल्फ्यूरस अस आएगा। तो सल्फ्यूरस अम्ल श्रेणी में यहाँ पर कुछ उदाहरण आपके दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये सल्फ्यूरस अम्ल H2SO3, थायोसल्फ्यूरस अम्ल H2S2O2 और यहाँ पर हाइपोसल्फ्यूरस अम्ल H2S2O4, सबका संरचना यहाँ पर दिखाया गया है। खाली सल्फर के ऑक्सी अम्लों में केवल संरचना हमको पढ़ना है और बनाने की विधि या गुण के बारे में नहीं पढ़ना है। उसी प्रकार से दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल श्रेणी। तो सल्फ्यूरिक अम्ल श्रेणी में देखिए यहाँ पर दिखाया गया है सल्फ्यूरिक अम्ल, थायोसल्फ्यूरिक अम्ल,
पायरोसल्फ्यूरिक अम्ल, जिसके सूत्र H2SO4, H2H2O3, H2H2O7 और सबके देखिए संरचना यहाँ पर दिखाए गए हैं कि संरचना इसको हम लोग देख लेंगे। तीसरा है आपका थायोनिक अम्ल। थायोनिक अम्ल जैसे आपका डाईथायोनिक अम्ल जिसका सूत्र होता है H2H2O6 और आपका है पॉलीथायोनिक अम्ल H2SnO6। यन मतलब यहाँ पर सल्फर की संख्या है, सल्फर की संख्या माने यहाँ पर देखिए 2 तो था ही, जब 2 से अधिक होगा सल्फर की संख्या तो इसको हम कहेंगे पॉलीथायोनिक अम्ल, जिसका संरचना सूत्र यहाँ पर दिया गया है। और चौथा है आपका पर ऑक्सी अम्ल श्रेणी। तो पर ऑक्सी अम्ल श्रेणी में 2 प्रकार के अम्ल हैं यहाँ पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र है H2SO5 और पर ऑक्सी डाईसल्फ्यूरिक अम्ल जिसका सूत्र है आपका H2H2O8। पर ऑक्सी डाईसल्फ्यूरिक अम्ल को हम मार्स अम्ल भी कहते हैं और पर ऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक अम्ल को कैरो अम्ल कहते हैं। देखिए पर ऑक्सी तब हम बोलते हैं जब इस अम्ल में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड बनता है। देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड, यहाँ भी देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड। और थायोनिक अम्ल वहाँ पर होता है जहाँ सल्फर सल्फर के बीच में बंध बनता है। देखिए सल्फर सल्फर के बीच बंध बनेगा तो उसको हम थायोनिक अम्ल श्रेणी के माने ऑक्सी अम्ल कहेंगे। तो ये कुछ जो है सल्फर के कुछ यहाँ पर ऑक्सी अम्ल की संरचना के बारे में बताया गया। इसको हम लोग ध्यानपूर्वक देख करके और चित्र भी बना लेंगे। धन्यवाद।